To all of you. Today our topic is constructive and destructive interference, and in this you have find out that formula R is equal to A square plus B square plus 2AB cos phi. You know here phi is phase angle between these two waves whose amplitude is A and B. Y1 Y2 आपने दिए लेक्चर में दो वेव्स के और उनके बीच डिफरेंस था. You know very well that by the phase angle phi. तो इसके लिए आपने ये फार्मूला आपने निकाला इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड. आर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ए इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव y1, b is the amplitude of wave y2, and phi is the angle between them, or phase difference you can say कि उनके बीच का phase difference था. In terms of intensity you can also write this formula in terms of intensity. You know very well, amplitude intensity have a relation I directly proportional to amplitude square. Topic name is interference of light, and I am writing here the formula in terms of intensity. If we are taking intensity, suppose this under root you can take in this way. Okay, आप इस अंडर रूट इस तरह से लेकर आ सकते हो. उसके बाद दिस इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दिस इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, दिस इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, एंड यू नो वेरी वेल जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. फर्स्ट वेव का ये ले लिया, सेकंड का सपोज I1, दिस इज I2. फॉर सेकंड केस I2 is directly proportional to IB square. For third case, suppose final intensity, it will be directly proportional to R square, and you can write this thing in equal to I1 is equal to K A square, I2 K B square, and I can be A. Okay, now put all these values here, or you can say we multiplying both side by K. अगर आप K से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड तो क्या होगा? This will become KR square, KA square, KB square. Okay, in this way you can write 2 KA KAB cos phi. In this manner you can write this. Okay, now put all the values here. कैसे? अगर आप इसमें से सबकी वैल्यू पुट करेंगे, KR square is what? I. Okay, KA square is what? I1. KB square is what? I2. 2 KA and KA की वैल्यू क्या होगी? KA की वैल्यू अगर देखो मैं यहाँ पर KA और KAB की वैल्यू लेना चाहूँ तो क्या लेता हूँ? रूट I1 I in this way. Okay, रूट I1 I2 KA स्क्वायर. ठीक है, तो इस वे में आप इस फार्मूले को इंटेंसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हो. बट टुडे आवर क्वेश्चन इज व्हाट? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब बनेगा? आपको ये पता होना चाहिए, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा आपको. क्या देगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस माइंड में आते ही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वैल्यू होगी किसकी? रिजल्टेंट की. किसकी? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा. सेकंड, ब्राइट होगा, और ये कब होगा? व्हेन क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट और ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ. जब क्रस्ट के ऊपर डलेगा और ट्रफ के ऊपर. इसी तरह से डिस्ट्रक्टिव में क्या करेंगे? डिस्ट्रक्टिव में इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा. इसमें डार्क फ्रिंज
एम्पलीट्यूड कैसा होगा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम। कैसा होगा? मिनिमम। और क्या होगा? फ्रिंज कैसी बनेगी? डार्क। और इस केस में क्या होगा? या तो क्रस्ट के ऊपर, फिर क्रस्ट के ऊपर सुपरइम्पोज होगा। ठीक है, तो बदला सारी चीजें आपको पता थी। फार्मूला इंटेंसिटी की टर्म में ले सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है। एम्पलीट्यूड इसी फॉर्म में आप इसको आई से ए और ए से आई बना सकते हो। ठीक है, चलो इसके अंदर क्या पढ़ा कि आपकी जो इंटेंसिटी है या एम्पलीट्यूड है, ये मैक्सिमम वैल्यू कब लेगा? ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ये कब अराइज कर रहेगा? कैसे? आई शुड बी मैक्सिमम। आई मैक्सिमम कब हो? इसके ऊपर बात कर रहे थे कि आई की मैक्सिमम कब होगी। आई की मैक्सिमम कब होगी, या आर की मैक्सिमम जब होगी तभी होगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर किसी का भी माइनस हो या प्लस हो, क्या हो जाता है? प्लस की टर्म में आता है। बी भी बी का स्क्वायर प्लस की टर्म में आएगा। तो यहाँ से तो सिर्फ बढ़ ही रही है किसकी वैल्यू? आर की वैल्यू। एक कोस फाई फैक्टर ऐसा है जिसकी वैल्यू, जिससे इसकी वैल्यू में कमी आ सकती है, अदरवाइज मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो कोस फाई के ऊपर डिपेंड कर रही है इसकी आर की वैल्यू और साथ में आई की वैल्यू। तो कोस फाई की वैल्यू आपको -1 से +1 तक, और यू कैन से +1 से -1 तक वेरी करती है। ऐसे +1 से -1। यू नो वेरी वेल कोस 0 डिग्री क्या होता है? 1। ठीक है, 30 डिग्री √3/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 1। इस अगर आप देखें, सॉरी 90 डिग्री 0। इस तरह से फिर आगे आप चलते जाइए, 120 पे चले जाइए, -1/2। तो ये रिवर्स होती चली जाती है वैल्यू। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या मिलता है? कोस 0 पे क्या था? 1। तो कोस 180 पे जाएंगे तो -1। फिर दोबारा से यही साइकिल चलेगा। तो आप ये देख सकते हो कि जो ये वैल्यू है आपकी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एंगल, बाय इंक्रीजिंग द एंगल। तो अगर एंगल करेगा, प्लस कहाँ पर आया? 0 डिग्री पर, और ये कहाँ पर आ रहा है? 80 डिग्री पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोस फाई की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, और आपको पता है कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वो सेम रह जाए, और 1 से कम से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर कोस फाई की वैल्यू आपको मैक्सिमम चाहिए, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी? ओनली मैक्सिमम वैल्यू क्या है? सिर्फ +1। तो फाई की वैल्यू मैं सिर्फ ऐसे रखूंगा कि इंटरफेरेंस के केस में जिसमें कोस फाई मेरा क्या आए? 1 आए। और वो कब आ सकता है? या तो 0 डिग्री पर, या फिर दोबारा से 0 पर आना। ये देखिए इस तरह से एंगल बनाइए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 270, फिर दोबारा से 360। ठीक है, 360 को क्या लिखेंगे? 2π, या फिर 2। दोबारा से साइकिल कंप्लीट करिए, 4π and 6π and so on. If you are putting this type of value of phi, then you get the value of cos phi +1, and this +1 makes your value of r maximum. क्या बना देगा? मैक्सिमम। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा तो क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ठीक है, यानी कि या तो क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट जाएगा, या फिर ट्रफ के ऊपर ट्रफ। कब? जब इनके बीच का जो एंगल है वो क्या हो? या तो 0 डिग्री, या 2π,
फेज डिफरेंस या 4 पाई आए या 6 पाई। ठीक है, दो वेव y1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा t और सेकंड क्या थी b sin ओमेगा प्लस 5। फाई की वैल्यू अगर 0 कर देंगे तो देखिए ये बिल्कुल एक जैसे हो जाएंगे। तो इसका मतलब फर्स्ट वेव का जो ये एम्पलीट्यूड है ये सेकंड वेव के एम्पलीट्यूड से क्या करेगा, बिल्कुल मैच करेगा। इसका फर्स्ट क्रस्ट, इसका फर्स्ट क्रस्ट, इसमें क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा एंड यू गेट मैक्सिमम एंड फाइनल। बट अगर ये फाई आपका क्या हो गया 2 पाई, क्या हो गया 2 पाई, तो क्या होगा, यानी कि ये वाली और ये वाली वेव में अब ये वाली वेव ओवरलैप नहीं करेगी, नेक्स्ट वाली करेगी नेक्स्ट वाली, यानी कि इसका क्रस्ट और इसका फर्स्ट क्रस्ट होगा और इसका सेकंड क्रस्ट, ये दोनों आपस में क्या करेंगे ओवरलैप। फिर फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो या तो 0 डिग्री हो या 2 पाई हो, यू नो इसको 2 पाई बोलते हैं। पूरी वेव जब एक चक्कर पूरा कर लेती है, एक पूरा कर लेती है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90, ये 180, ये 270 और ये 360 यानी कि 2 पाई होता है। तो 2 इसने क्या कर इग्नोर कर दिया, इस पार्ट को आपने छोड़ दिया और यहाँ पर देखो आपने जो सेकंड इक्वेशन बनाई है वो क्या बनाई है, ओमेगा टी प्लस 2 पाई। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, फेस एंगल 2 पाई का। मतलब आपको ये समझ जाना चाहिए कि फर्स्ट साइकिल का फर्स्ट क्रस्ट और फर्स्ट क्रस्ट जो बना था फर्स्ट वेव का, वो सेकंड वाली वेव के सेकंड क्रस्ट और सेकंड क्रस्ट से ओवरलैप करेगा और रिजल्ट आपको वही मिलेगा, बिकॉज इनके एम्पलीट्यूड वही रिजल्ट देंगे जो पहले वाला था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो आगे करते हैं। तो वैल्यू कहाँ तक जाएगी, फाई की वैल्यू जनरलाइज कीजिए, जनरल फॉर्मूला बनाइए इसके लिए, टू पाई को एन से, और एन की वैल्यू क्या रख लीजिए, एन कुछ भी रख सकते हो आप, इसमें से 0 1 2 3 होल नंबर लेना है। क्या लेना है, होल नंबर। तो आप देखिए 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे 2 पाई, 2 पुट करेंगे 4 पाई, देखो वही वैल्यू आपकी दोबारा से जनरेट हो जाएगी। आया ये समझ में, इसको नोट करिए। उसके बाद हम डार्क फ्रिंज के लिए बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें क्या चाहिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड। मिनिमम कब होगा, जब इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा कम होगी। ठीक है, आई मिनिमम कब होगा, whenever I minimum, when R is minimum, and whenever R is minimum, when the value of cos phi is minimum. And you know very well, cos phi minimum at cos phi is equal to minus. And this value will arise when phi is equal to 180 degree. Phi is equal to 180 degree. जब phi की वैल्यू क्या हो 180 डिग्री, 180 डिग्री मीन्स पाई। ठीक है, एंगल की बजाय रेडियन में ले लीजिए, पाई इज इक्वल टू क्या हो पाई। मतलब समझते हो इसका, ये देखिए एंगल लिए 0 डिग्री, कोस 0 कोस के लिए ले रहे हैं, कोस थीटा के लिए कोस 0 1 होता है, 90 पर वैल्यू 0 हो जाती है, 180 पर -1, 270 पे 0 का अपोजिट 0, फिर दोबारा से 2 पाई पे 1, इस तरह से चलता रहता है। ठीक है, पाई बाय 2। ठीक है, 2 पाई के बाद आओगे इधर क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई 2 को ऐड कीजिए, हो जाएगा 4 5 5। फिर दोबारा देखा जाए तो 5 पाई बाय 2 पे ये 90 डिग्री एंगल ले लेगा, फिर दोबारा से 0
और बाद 2 पाई के बाद दोबारा से यहाँ पर क्या आएगा, ये पाई था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पाई। ठीक है, पाई पूरा चक्कर 2 पाई का हो गया, फिर नेक्स्ट 5 पाई, फिर नेक्स्ट 7 पाई। यानी कि ये वो वैल्यूज है जिसके ऊपर कोस पाई की वैल्यू -1 होने वाली। क्या वैल्यू होने वाली है, माइनस। तो पाई को क्या लिख सकते हैं आप, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन। बट इन जनरल आप क्या लिखेंगे इसको, 2n-1। ये मैथमेटिक्स टर्म आप दे सकते हो, 2n-1, उसके बाद -1 पाई, n की वैल्यू 0 0 रखे हैं तो माइनस में चली जाएगी, लेकिन हमें प्लस में चाहिए तो 1 से स्टार्ट करिए, 1 2 3 4 सो ऑन, पुट करिए 1 1, 2 -1 1 पाई आ जाएगा। 2 को पुट कीजिए, 2 2 4 4 -1 3 पाई, नेक्स्ट 3 to the 6 -1 5 pi. All these value you can generate by putting the value of n 1 2 3 and so on in the relation phi is equal to 2n-1। कर सकते हो ये सारी वैल्यूज जनरेट। ठीक है, क्या होगा इस केस में, अभी इस केस को समझिए। क्या होगा इसके, सपोज y1 था आपके पास, इस तरह की एक इक्वेशन, a sin ओमेगा t, y2 था आपके पास कोई इस तरह, ठीक है, इसका एंगल ज्यादा ले रहे हैं हम, b sin ओमेगा t प्लस फाई। समझना इस चीज को ध्यान से, दिस इज द वैल्यू ऑफ y, दिस इज द वैल्यू ऑफ y2। ये ग्राफ बना दिया मैंने, जो तो एम्पलीट्यूड क्या है, स्मॉल लेटर ए, इसका एम्पलीट्यूड क्या लिए, स्मॉल लेटर बी। तो रिजल्टेंट बनाना है, रिजल्टेंट में अब इसकी बात करेंगे, इस एंगल कितना हो उनके बीच में, फेज डिफरेंस कितना आना चाहिए, पाई। मतलब क्या होगा, यू नो वेरी वेल 2 डिग्री, ये क्या होता है, क्या होता है 2 पाई। इसकी बात करें तो ये π/2, ये 3π/2, इसी तरह से होता है। यहाँ पर भी देख सकते हो 0, ये π/2, ये पाई, उसके बाद 3π/2, और ये क्या होता है 2 पाई। अगर फेज डिफरेंस पाई का हो जाए, पाई का मतलब ω2 प्लस पाई, मतलब होगा ओमेगा टी, इसको तो ये वाला है ऐसे ही लेंगे। ठीक है, सेकंड वाले को पाई आगे बढ़ा दीजिए, पाई का मतलब ये आधा चक्कर आगे बढ़ाकर सोचिए, यानी कि आपने इसको स्टार्ट करना है, यानी कि C1 के साथ ओवरलैपिंग किसकी होगी, T1 की, डार्क वाले, सॉरी ये नीचे वाले पोर्शन, इसके साथ इसकी ओवरलैपिंग होगी तो एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, कम हो जाएगा। देखो नो, क्रस्ट किसके ऊपर डल गया है, ट्रफ के ऊपर। जो ही वैल्यू आपने जनरेट करी है cos phi +1 के लिए, cos phi -1 के लिए, +1 वाली वैल्यू में क्रस्ट और ट्रफ डल रहा था, बट cos phi इज इक्वल टू -1 की जो ये वैल्यूज आप लेंगे, इसमें क्या आपको फ्लक्चुएशन मिलेगा कि जो इसका क्रस्ट होगा वो सेकंड के ट्रफ से, जो इसका ट्रफ होगा वो सेकंड वाली वेव के क्रस्ट से। इस तरह से क्या होगा, आपका ओवरलैपिंग होगी, और ये आपका एम्पलीट्यूड क्या कर देगी, कम कर देंगे, क्या कर देंगी, कम कर देंगे। तो आएगा
मिनिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिनिमम। तो इस तरह से ये दोनों के दोनों रिलेशन आपको पता होने चाहिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके सामने, ये तो आपने फेस एंगल के हिसाब से पढ़ा है। अब इस चीज को आप वेवलेंथ के नजरिए से सोचेंगे और उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि फेस एंगल और वेवलेंथ आपस में एक तरह से इंटर रिलेटेड ही है। दोनों एक ही चीज है, लिखने में अलग हो सकती है, पढ़ने में अलग हो सकती है, बट समझने में बिल्कुल एक जैसी टर्म है। कैसे? सबसे पहले इस डायग्राम को फॉलो करेंगे कि इसमें फेस क्या होते हैं और वेवलेंथ क्या होते हैं। वेरी वेल, यहाँ तक की जो लेंथ है उसको वेवलेंथ बोलते हैं, ठीक है। इसको क्रस्ट बोलते हैं आप और इसको ट्रफ बोलते हैं। ये आप अगर पूरा एक साइकिल लिखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना एंगल कवर करा उसने, कितना साइकिल में जहां से चला था वहां पर ही पहुंच गया, एक तरह से 2 पाई। तो इस चीज को यहाँ से एडॉप्ट करिए, जो लेमडा है वो 2 पाई यानी कि एक साइकिल पूरा करने पर लगता है। और अगर ये 2 साइकिल हो जाए तो बन जाएगा 4 पाई। और सोचकर देखिए, अगर एक साइकिल और ऐसा हो जाए तो लेमडा भी कितने हो जाएंगे? 2 बन जाएंगे। यानी कि 2 लेमडा की बात आ जाए तो 4 पाई, 3 लेमडा आ जाए तो 6 पाई। यानी कि आप इस वैल्यू का यूज कर सकते हो फेस डिफरेंस लेने के लिए, कि एंगल वाइज उसके बीच में कितना डिफरेंस है। और इस वैल्यू का आप यूज करेंगे पाथ डिफरेंस के लिए। इसके लिए पाथ डिफरेंस के लिए मतलब वो कितनी वेवलेंथ पीछे है उससे। आपको अच्छी तरह से पता है कि इस तरह से अगर वेव है मेरे पास कोई, ये वेव है, ठीक है, और दूसरी वेव इस तरह से है, ओके। तो ये 2 वेव है, मान लो 1 2 3, ये अभी तक 3 वेवलेंथ चला है। कितना? 3 वेवलेंथ, 3 लैम्डा कवर करेगा। ऊपर वाली 1 2 3 4 5, ये 5 लैम्डा कवर करती है। अगर ये मान लो ये इसी तरह से चलती रहे 1 2 3, ये 8 लैम्डा हो गया। इसने अभी तक यहाँ पर पॉइंट आने के लिए 8 लैम्डा कवर करे और इसने कितने करे? 3 लैम्डा। अगर ये आपस में इस वक्त इसका क्रस्ट से क्रस्ट, क्रस्ट मैच कर जाए, ठीक है, क्रस्ट से क्रस्ट मैच कर जाए, यानी कि 8 लैम्डा का क्रस्ट और इधर 3 लैम्डा में क्रस्ट, तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस होगा वो टू बी वेरी फ्रेंड 5 लैम्डा होगा। कितना होगा? 5 लैम्डा। एंड यू नो वेरी वेल, एक लैम्डा को रखता है अपने पास 2 पाई को, और 2 पाई रखता है तो इस हिसाब से इसके पास 10 पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। you know? तो इस तरह से आपको ये चीज क्या करनी चाहिए? अडॉप्ट करनी चाहिए। लैम्डा और 5 इन दोनों को आपको कंबाइन करके स्टडी करना होता है। चलो अब इसके लिए भी फार्मूला निकालेंगे, जैसे हमने 5 के लिए कंस्ट्रक्टिव के लिए लिया और डिस्ट्रक्टिव के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई की तरह माइंड में ट्रीट करके चलना। एक हिसाब से अगर आप मैथमेटिकली इस चीज को रखना चाहो या सोचना चाहो तो क्या रख सकते हो? लैम्डा अपॉन 2 पाई, ये 2 पाई के इक्वल होता है। एक तरह से आप इसको अपने माइंड में देखो, ये खुद का, हालांकि चीजें अलग अलग है, ऐसे रख नहीं सकते, मीटर में होगा ये रेडियन में होगा, ठीक है, तो ऐसे रख नहीं सकते, लेकिन आप अपने को क्लियर करने के लिए अपने लिए बना रही है। लैम्डा और 2 पाई, लैम्डा की जगह पर आप एक्स ले लीजिए और 2 पाई करेंगे 5, मतलब जरूरी नहीं कई लैम्डा मिले आपको,
लैम्डा की वैल्यू क्या हो सकती है? एक वेव का क्या भरोसा है, उसके क्रस्ट या ट्रफ से ही मैच करेगी, क्या पता वो वैल्यू उसके क्रस्ट ट्रफ में से कोई भी पॉइंट ले लो, मान लो टी टाइम के बाद ये वैल्यू यहाँ तक पहुंची और इसकी वैल्यू यहाँ तक पहुंच गई है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ भी आ सकता है, यानी कि 0 से लैम्डा के बीच में कुछ भी, यानी कि 0.1 लैम्डा, 0.2 लैम्डा, कुछ भी आ सकता है बीच में। तो मुझे नहीं, और इसमें डिस्टेंस कितना होगा जरूरी नहीं, आपका ये जो पाथ डिफरेंस है आपका, सॉरी डिफरेंस 2 पाई आए, और पाथ डिफरेंस हमेशा लैम्डा है या 2 लैम्डा है, होल नंबर में आए, कुछ भी आ सकता है। पाई का कोई भी हिस्सा आ सकता है, पाई बाय 18 भी आ सकता है, पाई बाय 48 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, तो आपने इस चीज को इस तरह से स्टडी करना है। कैसे? इस तरह से पाथ अपॉन फेस, पाथ अपॉन फेस, ये दोनों की रेशियो हमेशा क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इधर 1 लैम्डा की बात करें, 2 लैम्डा की, 3 लैम्डा की, तो इसी तरह से आपके कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव लेकर जो आपकी फाई की वैल्यू आई थी वो लिख रहा हूं एक बार, फाई इज इक्वल टू 2n - 1 फाई, ठीक है, इस तरह से लिख रहा हूं। अब बात आ जाती है कि मेरे को इसके अंदर लैम्डा की टर्म में ये फार्मूले को बनाना है, ये फाई की टर्म में था, तो फाई की वैल्यू क्या पुट कर सकता हूं मैं, लैम्डा बाई 2 पाई इज इक्वल टू एक्स बाई लैम्डा, यही था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फाई की वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, यहाँ से निकाल कर, फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, पुट कीजिए यहाँ पर 2 पाई एक्स बाई लैम्डा इज इक्वल टू 2n पाई, 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू n लैम्डा, x इज इक्वल टू n लैम्डा। तो नोट करिए इस फार्मूले को, इसी से यही वैल्यू कीजिए यहाँ पर, फाई इज इक्वल टू 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ओके। इधर क्या है, 2n - 1 इंटू पाई, पाई से पाई, x इज इक्वल टू व्हाट, 2n - 1, लैम्डा ऊपर चला जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड 2 विल बी इन डिनोमिनेटर। तो ये आपका जो फार्मूला है ये इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस था, इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस, और इससे ऊपर जो था वो किस टर्म में था, फेज डिफरेंस की टर्म, किस टर्म में, फेज डिफरेंस की टर्म। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का कंक्लूजन आपके सामने है, फेज डिफरेंस फार्मूला एंड दिस इज पाथ डिफरेंस फार्मूला, दोनों का मतलब एक ही है, एक ही चीज रखा आपने, इनके बीच में एक्चुअल में गैप कितना आ रहा है, अगर पाथ डिफरेंस आ जाए और फेज डिफरेंस आ जाए, आपको इस चीज को लेकर परेशानी नहीं लेनी है। और सेकेंड थिंग, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी के फार्मूले में भी ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक फार्मूला याद रखो, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई के इक्वल रख सकते हो आप, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर आई के। अगर यहाँ से आप ज्यादा परेशान हो रहे हो सर ये के लिया, तो मत लीजिए, क्योंकि के से कर कैंसल हो जाना है, उसमें के से के को लेकर क्या कर देना है, कैंसल हो जाना है, तो आप इसलिए इस चीज को मत लीजिए, आप क्या करिए, डायरेक्ट इस फार्मूले को एडॉप्ट कर लीजिए। ए को आप I1 अंडर द रूट, बी को अंडर रूट I2 एंड देन कोस फाई,
डायरेक्ट आप ये फार्मूला रख सकते हैं, क्योंकि स्केयर है तो सिंपली आई पावर 1 ले लीजिए, स्केयर नहीं है तो अंडर द रूट यू कैन टेक इन दिस। ओके, अब इसके कुछ क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। सिंपल ही है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखो इम्पोर्टेंट है। अगर ये आर्टिकल आपकी समझ में आ गया तो अब हम इसमें मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेंगे। आपने जैसे ये फाई की वैल्यू फार्मूले जनरेट किए, अब बात आ जाती है कि हम इसके अंदर आर की वैल्यू डेंसिटी को मैक्सिमम और मिनिमम कैसे बनाएं। ये कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के लिए था, मैक्सिमम के लिए थोड़ा सा लेबर और करना पड़ेगा, थोड़ा सा लेबर और करना पड़ेगा। कैसे, ये देखिए, यू नो वेरी वेल आर इज इक्वल टू क्या फार्मूला था, ठीक है। अगर कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाए +1, देन what will be the effect on this relation? Under root a square plus b square 2ab into plus, ओके। यही चीज क्या हो जाएगी, a square plus b square 2ab अंडर द रूट, और इसको क्या लिखा जा सकता है, a plus b होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। नाउ square to under root cancel and you will get r a plus। जो बात मैं आपको कह रहा था कि अगर कोस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। उनके एम्पलीट्यूड आपस में प्लस हो जाएंगे, एक बर्ड्यूड बनेगा। तो वो सारी चीज मैथमेटिकली अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। सेम थिंग यू कैन डू फॉर डिस्ट्रक्टिव, बट फॉर डिस्ट्रक्टिव ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। नाउ फॉर डिस्ट्रक्टिव वैल्यू विल बी -1, कोस फाई की वैल्यू यस -1, -1 पुट देंगे तो क्या होगा, ये माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab क्या होगा, -b, और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, a -b। अब a -b का क्या मतलब है कि एक एम्पलीट्यूड में से दूसरे का एम्पलीट्यूड माइनस हो रहा है तो कम हो रहा है, देन यू विल गेट मिनिमम एम्पलीट्यूड। क्या लेंगे, मिनिमम एम्पलीट्यूड। इसके अंदर देखा जाए अगर a और b की वैल्यू सेम हो जाए तो r की वैल्यू क्या हो जाए, 0। और इससे पहले वाले केस में और b इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2। मतलब अगर देखा जाए a और b सेम एम्पलीट्यूड के है तो यहाँ पर बिल्कुल डार्कनेस, प्योर डार्कनेस मिलेगी आपको इंटरफेरेंस, ठीक है, प्योर डार्कनेस, ठीक है। और यहाँ पर ब्राइटनेस। तो यहाँ पर आप ये चीजों को थोड़ा नोट कर सकते हैं, कब आपका ब्राइट और कब डार्क और कब आपके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो आज के लिए इतना ही, फिर न्यूमेरिकल्स अगर पोर्शन होंगे वो आप कल ही करना, क्योंकि अब होगा नहीं, ठीक है। एनी क्वेरी, any question related to this interference article? Any doubt, any problem? Students, raise your hand.